दोस्तों, क्रिकेट में मैच को बनाने का काम गेंदबाज और बल्लेबाज करते हैं, लेकिन अक्सर मैच जिताने का काम फिनिशर का होता है, जो कई बार हारे हुए मैच का भी रुख पलट अपने दम पर जिता दिया करते हैं। आज के समय में हर टीम को एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत होती है जो कि उन्हें आखिरी मौके पर जीत दिला दे। फिनिशर बोलते ही हमारे सामने केवल एक ही व्यक्ति की शक्ल और नाम आता है, वो है महेंद्र सिंह धोनी, जो कि लाजमी भी है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने एक फिनिशर के तौर पर कर दिखाया वो शायद कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। जिन्होंने कई बार विकट परिस्थितियों से भारत को निकालकर मैच जिताए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फिनिशिंग शब्द की खोज किसने की? दुनिया का पहला फिनिशर कौन था? यदि आपने 10-15 साल पहले ही क्रिकेट देखना शुरू किया है तो आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन 90s के क्रिकेट प्रेमी इस सवाल का जवाब जानते होंगे। उस खिलाड़ी को जानते होंगे जो न जाने कहां से बिल्कुल हारे हुए मैच को अंत तक ले जाकर जिता दिया करता था, जिसे देखकर धोनी ने भी फिनिशिंग की कला सीखी। और तो और, जहां आमतौर पर खिलाड़ी लंबे छक्के और चौकों पर निर्भर रन बनाते हैं, ये खिलाड़ी एक या रन दो जोड़कर विरोधियों से मैच छीन लिया करता था और ग्राउंडेड शॉट खेल गजब के गैप से निकाल सिंगल को डबल में तब्दील किया करता। उनके क्रीज पर रहते कभी उनकी टीम हारी ही नहीं और अपनी टीम को 1999, 2003 का विश्व कप जिताने में उन्होंने अहम योगदान दिया। उन्होंने 45 बार अंत तक खड़े होकर अपनी टीम को जीत दिलाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व के पहले फिनिशर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज माइकल बेवन की, जिन्होंने दुनिया को फिनिशिंग शब्द से रूबरू करवाया। आज हम आपको इनके जीवन से रूबरू कराते हैं, साथ ही जानते हैं कि कैसे फिनिशर शब्द बेवन के साथ जुड़ा और उनकी किस पारी से क्रिकेट के शब्दकोश में एक और अध्याय जुड़ गया। तो आपका स्वागत है नारद टीवी की नई सीरीज ग्रेटेस्ट फिनिशर ऑफ द क्रिकेट हिस्ट्री के एक और एपिसोड में। माइकल बेवन का जन्म 8 मई 1970 को ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल टेरिटरी के बेलकनन क्षेत्र में हुआ। उन्हें प्यार से बेवो भी कहा जाता है। बेवन शुरू से ही एक होनहार विद्यार्थी रहे जो पढ़ाई में मेधावी थे। साथ ही उनको बचपन से ही खेलों में काफी रुचि थी। वे कई खेल खेला करते और टूर्नामेंट्स में भाग लिया करते, जिनमें से फुटबॉल और क्रिकेट में उन्हें सर्वाधिक रुचि थी। लेकिन उनका खेलों से प्यार उनकी पढ़ाई में रिजल्ट्स और मार्क्स पर प्रभाव डाल रहे थे। इसलिए जब बेवन 15 साल के हुए तो उन्होंने क्रिकेट में अपना करियर बनाने की ठान ली और ज्यादा से ज्यादा स्कूली एज ग्रुप के टूर्नामेंट खेलने शुरू किए। अपने बढ़िया प्रदर्शन और सिंगल्स को डबल में तब्दील करने की उनकी काबिलियत काफी विख्यात हुई और 1998 में ऑस्ट्रेलिया के अंडर 19 स्क्वाड में बेवन को जगह मिल गई और इसी साल उन्होंने ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 चैंपियनशिप में 459 रन बनाकर इस टूर्नामेंट के एक सीजन में सर्वाधिक रन ठोकने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। और उनके इस लाजवाब खेल के दम पर दरवाजे खुले प्रथम श्रेणी क्रिकेट के, जहां 1989 में उन्हें क्रिकेट स्कॉलरशिप भी मिली। इसी वर्ष उन्होंने साउथ ऑस्ट्रेलिया की टीम से अपने फर्स्ट क्लास करियर में पदार्पण करते हुए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व की सबसे बाउंसी पिच पर 114 रन की लाजवाब पारी खेल अपने टैलेंट का नजराना पेश किया। हालांकि अगले साल वे न्यू साउथ वेल्स की टीम से जुड़ गए, जहां वे अपने करियर के अधिकतर समय खेले भी। बेवन लगातार एक के बाद एक बढ़िया पारियां खेलते गए और चयनकर्ताओं को काफी प्रभावित किया। लेकिन अब क्योंकि उस वक्त ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अपने उस सुनहरे दौर से गुजर रहा था जहां एलन बॉर्डर, डीन जोन्स, डेविड बुन, इयान हैली, मर्व ह्यूज, मार्क टेलर जैसे धुरंधरों से सजी इस टीम में जी तोड़ मेहनत कर रहे खिलाड़ी को मौका मिलना लगभग असंभव सा था। और क्योंकि इस दीवार को भेदना काफी मुश्किल था तो बेवन को 5 साल का इंतजार करना पड़ा और फिर आया साल 1994। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज और पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर ने अपने क्रिकेट करियर को अलविदा कह दिया और इसी वर्ष शारजाह में टूर्नामेंट भी होने वाला था। तो ऑस्ट्रेलिया को दरकार थी एक प्योर बल्लेबाज की, जिसमें टैलेंट के साथ साथ प्रेशर को एब्जॉर्व करने की क्षमता भी हो। और ये सारी खूबियां थी माइकल बेवन में, जब घरेलू क्रिकेट की भट्टी में तपकर इतना परिपक्व हो चुके थे कि बस एक मौके की दरकार में थे। तो 1994 में शारजाह में आयोजित ऑस्ट्रेलिया एशिया कप में उन्हें पहली बार ऑस्ट्रेलियाई सीनियर टीम में शामिल किया गया और दूसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ बेबो ने अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट करियर में पहला कदम रखा। अब क्योंकि यह एक लो स्कोरिंग मुकाबला था तो बेवन की बल्लेबाजी ना आ सकी, लेकिन अपने अगले ही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 39 रन की नाबाद पारी खेल टीम को जीत के द्वार तक पहुंचाया। आगे उनका चयन पाकिस्तान दौरे के लिए ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम में हुआ और कराची टेस्ट में डेब्यू कर उन्होंने अपना रेड बॉल करियर में 82 रन की पारी खेल धुआंधार आगाज किया। और आगे चल उस वक्त के खोखार पाकिस्तानी तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामने वसीम वकार की कातलाना जोड़ी को मैदान के चारों ओर रन बटोर बेवन ने 3 टेस्ट मैच की केवल 4 पारियों में 243 रन जड़कर टीम में अपना स्थान और पुख्ता कर लिया। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये है, इतने शानदार प्रदर्शन के बावजूद बेवन को कभी टेस्ट में इतने मौके नहीं मिले और उन्हें चयनकर्ताओं ने रेड बॉल से दूर ही रखा। अपने पहले 15 ओडीआई में लगभग 55 की औसत से रन बटोरने के बावजूद उन्हें चयनकर्ताओं ने टीम से बाहर कर दिया। अब क्योंकि जिस स्तर का कंपटीशन टीम में था और जिस प्रकार के
ताबड़तोड़ टॉप के बल्लेबाज और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया टीम का दरवाजा खटखटा रहे थे, तो कहीं न कहीं बेबन भी ये सब जानते थे और इसका हल केवल उनकी परफॉर्मेंस ही थी। इसलिए अपने बल्ले से ही जवाब देते हुए वापस घरेलू क्रिकेट में रनों का पहाड़ खड़ा कर सिलेक्टर को मजबूर कर दिया और लगभग एक साल टीम से बाहर रहने के बाद 1995-96 में हुई बेंसन एंड हेजेस क्रिकेट टूर्नामेंट में बेबन ने वापसी की और वापसी करते ही वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में 44 रन के साथ 2 विकेट झटक अपनी टीम की जीत की राह को काफी आसान कर दिया। और अब आया वो मैच जिसने बेबन को न केवल रातों रात सुपरस्टार बनाया, बल्कि उनकी उस ब्लॉकबस्टर पारी के दम पर क्रिकेट इतिहास में एक नया मोड़ भी आया, जिसने आने वाले वर्षों के रोमांच की बुनियाद भी रखी। जिस वृत्तांत की दास्तां बयान करते हुए आज भी एक अलग सा आनंद आ जाता है। आगाज हुआ 1 जनवरी 1996 नए साल का, जहां वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड क्लास टीमें आपस में भिड़ रही थी। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक मैच विनर शामिल थे और पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 43 ओवरों में कार्ल हूपर के लाजवाब 93 रन के बावजूद वेस्टइंडीज केवल 172 रन पर सिमट गई। लेकिन कर्टली एम्ब्रोज और वाल्स के नेतृत्व में खूंखार वेस्टइंडीज गेंदबाजी को देखकर ये लक्ष्य भी चुनौतीपूर्ण लग रहा था और लक्ष्य का पीछा करने उतरी कंगारुओं की फौज ने आसान से स्कोर के बावजूद वेस्टइंडीज के शातिर गेंदबाजों के सामने घुटने टेक दिए और महज 73 रन पर 7 विकेट गंवा दिए। यह मुकाबला कैरिबिया के शेरों के हाथों में था और जीत के लिए उन्हें केवल 3 विकेट की आवश्यकता थी। लेकिन उस दिन बेबन के इरादे कुछ और थे। उन्होंने मोर्चा संभालते हुए पिछले बल्लेबाजों संग मिलकर स्कोरबोर्ड को चलाए रखा और एक पारी को एंकर करते हुए सिंगल डबल करते हुए मैच को अंत तक ले गए। और जब अंतिम गेंद पर जहां एक तरफ वेस्टइंडीज को 1 विकेट की दरकार थी और ऑस्ट्रेलिया को 4 रन की जरूरत, ऊँट कभी भी किसी भी करवट बैठ सकता था। लेकिन बेबन ने बड़े आराम से अंतिम गेंद पर चौका जड़कर ऑस्ट्रेलिया को यादगार मुकाबले में 1 विकेट से जीत दिलाई। जहां एक समय ऑस्ट्रेलिया 38 पर 6 विकेट था, उस वक्त वेबन ने 150 मिनट तक क्रीज पर डटे रहकर संयमपूर्ण 78 रनों की इस मैच जिताऊ पारी के दम पर एक नई पहचान भी पाई। उन्होंने फिनिशिंग की कला को जन्म दिया। यहाँ से शुरू हुआ फिनिशिंग का एक नया अध्याय, जिसके विश्व भर के फैंस साक्षी बने। ये क्रिकेट इतिहास का पहला वो मौका था जहां हम सभी ने वेबन के रूप में एक फिनिशर की भूमिका को बखूबी निभाए जाते देखा। ये केवल एक शुरुआत थी। इस सीरीज की 10 में से 8 पारियों में नाबाद रहने वाले वेबन ने 194.5 की औसत से रन बनाए और अब वे ऑस्ट्रेलिया टीम के एक अभिन्न अंग और अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्य बन गए, जिन्हें बाहर करना असंभव था। अपने लाजवाब खेल के दम पर उन्हें 1996 विश्व कप में खेलने का मौका मिला और अपने पहले विश्व कप में उन्हें पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज के खिलाफ महत्वपूर्ण 69 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचाया और फिर फाइनल में उपयोगी 36 रन बनाकर अपनी टीम का स्कोर 241 तक पहुंचाया। हालांकि उनकी टीम श्रीलंका से फाइनल हार गई। 1998 में जो ऑस्ट्रेलिया कॉमनवेल्थ गेम्स हुए तो उस समय एक और इतिहास रचा गया, जब क्रिकेट को भी पहली बार इन गेम्स में शामिल किया गया और बेबन ने यहाँ भी शिरकत की। 1999 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया को दूसरी बार चैंपियन बनाने में बेबन का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेमीफाइनल में जब एक समय पर 68 रन पर 4 विकेट गंवाकर ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में फंसा नजर आ रहा था, तो बेबन ही थे जिन्होंने कप्तान स्टीव वॉ के साथ मिलकर टीम के स्कोर को 213 तक पहुंचाया और सर्वाधिक 65 रन बनाए। सन 2000 में बेबन ने अपने क्रिकेट के सुनहरे सफर में सबसे गजब की यादगार पारी खेलते हुए एशिया 11 के खिलाफ एक अनऑफिशियल मुकाबले में रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11 की ओर से खेलते हुए 321 रन का पीछा करते हुए केवल 132 गेंदों में 185 रन की ताबड़तोड़ पारी खेल लगभग मैच जीत ही लिया था। जहां एक समय 37 ओवर में 196 के स्कोर पर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 11 एक बड़े अंतर से हारती नजर आ रही थी। तब वेबन 19 चौके और 6 छक्कों से सजी अपनी पारी खेल एंडी कैडिक संग 119 रन की साझेदारी कर स्कोर को काफी नजदीक ले आए। लेकिन कैडिक के ब्रेन फेड के चलते वे रन आउट हो गए और उनकी टीम केवल 1 रन से हार गई। पर क्योंकि यह मैच अनऑफिशियल था, जिसके चलते स्कोर ना ही बेबन का सर्वाधिक लिस्ट ए और ना ही ओडीआई स्कोर माना गया। 2002 में त्रिकोणीय श्रृंखला में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जब 246 रनों का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया टीम को शेन बॉन्ड ने हिलाकर रख दिया, तो 82 रन पर 6 और 143 रन पर 7 विकेट देखकर एक वक्त ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया जल्द ही सिमट जाएगी। लेकिन महज 95 गेंदों में 102 रन जोड़कर मैन ऑफ द मैच रहे बेबन ने अंतिम ओवर में 2 विकेट से जीत दिलाई। 2003 विश्व कप में माइकल बेबन चोटिल होने के बावजूद खेले। हालांकि शुरुआती 4 मैचों में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, लेकिन जब भी उनकी टीम समस्या में फंसी होती तो वे संकट मोचक बनकर टीम को मुसीबत से बाहर निकाल लाते और मैच नियंत्रण में ले आते। न्यूजीलैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज मुकाबले में जब शेन बॉन्ड की घातक गेंदबाजी के आगे सभी कंगारू बल्लेबाज धराशायी दिखे, तो बेबन ही थे जिन्होंने 56 रन की महत्वपूर्ण पारी खेल एंडी बिलेज संग 8वें विकेट के लिए 97 रन की साझेदारी कर अपनी टीम का स्कोर 208 के सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाया। इसके जवाब में कीवी महज 112 रन पर सिमट गए। यही नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ ग्रुप स्टेज के अंतिम मुकाबले में 205 रनों का पीछा करते हुए जब एक समय ऑस्ट्रेलिया 48 रन पर 4 विकेट था और 135 रन पर 8
तब पारी और लड़खड़ाती गई। तब एंडी बीचेल के साथ मिलकर 73 रन की साझेदारी कर वेबन ने 74 रन की पारी खेल अंतिम ओवर में ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई। माइकल वेबन ही वो कारण थे कि कई मौकों पर बुरी तरह लड़खड़ाने के बाद भी उनकी टीम अजेय रही और टूर्नामेंट भी जीती। लेकिन इस टूर्नामेंट के बाद इस हीरो का चार्म कहीं गुम सा होने लगा था। इस सितारे की चमक कम होने लगी थी। अब वेबन चोटों से काफी परेशान रहने लगे और उनका फॉर्म भी वैसा नहीं रहा और उनका टीम से अंदर बाहर होना लगा रहा। 2004 के बाद उन्हें अंतर्राष्ट्रीय टीम में कभी जगह नहीं मिली और 3 साल घरेलू क्रिकेट में जूझते रहने के बाद वेबन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया। उन्होंने अपने करियर में खेले 232 ओडीआई में 53.65 की लाजवाब औसत से 6,912 वहीं 18 टेस्ट में 785 रन बनाए। वहीं लिस्ट ए क्रिकेट में उनके नाम रिकॉर्ड 57.85 की औसत से 15,103 रन है, जो कि उनके उच्च कोटि की क्लास को बयां करते हैं। यही नहीं, वो ओडीआई रैंकिंग में लगातार 1259 दिनों तक शीर्ष पर काबिज रहे, जो किसी भी ऑस्ट्रेलियन द्वारा सर्वाधिक और विश्व में तीसरे सर्वाधिक दिनों का रिकॉर्ड है। मैच को फिनिश करने की कला वेबन ने ही दुनिया को सिखाई। उनके ग्राउंडेड शॉट्स और रिस्क फ्री अप्रोच ने सबको प्रभावित किया। वो वेबन ही थे, उन्होंने दुनिया को यह दिखाया कि रन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि बड़े शॉट्स गगनचुंबी छक्के ही जड़े जाएं। उन्होंने सिद्ध किया कि इक्के दुक्के और ग्राउंडेड शॉट्स खेलकर भी 10-12 रन प्रति ओवर निकाले जा सकते हैं। उनकी गैप भेदने की क्षमता अद्वितीय थी। यही कारण है कि क्रिकेट की दुनिया में उनके जैसा और कोई फिनिशर नहीं आ सका। उनका नाम 2007 में ऑस्ट्रेलिया की ग्रेटेस्ट महान ओडीआई टीम में भी था। क्रिकेट की दुनिया में वेबन को पहला और सबसे शानदार फिनिशर माना जाता है। हालांकि वेबन की नजरों में भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर हैं। उन्होंने कई बार यह कहा कि वह धोनी को खुद से बेहतर फिनिशर मानते हैं। अब एक कहावत है ना कि चोर कभी खुद नहीं कहता कि उसने चोरी की है। ठीक वैसे ही एक महान व्यक्ति कभी खुद की तारीफ नहीं किया करते हैं। जो गेंदबाजों का सामना करते हुए वेबन ने फिनिशिंग मास्टर क्लास पेश की, वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुनिया के सबसे खूंखार फिनिशर और गेम चेंजर माइकल वेबन की, जो अपने दम पर मैच पलट दिया करते और जब वे क्रीज पर होते तो उनकी टीम कभी नहीं हारती। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।